हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोहक अग्रवाल। बच्चों, इस सेशन में मैं बात करने जाऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। इससे जस्ट पिछला सेशन में मैंने कंप्लीट किया था पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपकी एटॉमिक रेडियस। अब उसी के ट्रेंड्स, उसी के वेरिएशन, इन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा किन फैक्टर्स पे एक्चुअल में ये डिपेंड करता है रेडियस। पहले ये तो पता लगे कि एटॉमिक रेडियस की डिपेंडेंसी किस बेसिस पे है, तभी आप उन ट्रेंड्स को समझ पाएंगे। क्लियर है? तो मैं पहले वो दो मेन फैक्टर दिखा दे रहा हूं जिन पे ये एटॉमिक रेडियस मेनली डिपेंड करती है। क्लियर है? तो सबसे पहला फैक्टर बच्चों रेडियस के लिए वो है जेड इफेक्टिव। अब ये है क्या, ये समझते हैं। तो पहला जो फैक्टर है जिस पे रेडियस डिपेंड करती है उसको कहते हैं हम जेड इफेक्टिव। असल में जेड इफेक्टिव को कहते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या है ये जेड इफेक्टिव। क्या है बच्चों? जेड इफेक्टिव। इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसका मतलब क्या है? वो मैं समझाता हूं। सपोज करो ये कोई आपका एटम है, उसका न्यूक्लियस है। कौन है ये? एटम है, उसका न्यूक्लियस है। एक शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, मान लो एंड सो ऑन। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा है आउटर मोस्ट, अब जरूरी तो है नहीं कि केवल यहीं पे होगा, अंदर वाली शेल्स के भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। अंदर वाली शेल्स में भी तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, जितने भी 2882 बहुत बड़ी स्कीम आपने देखी है बहुत। क्लियर है? अब आउटर मोस्ट शेल के अकॉर्डिंग हम जेड इफेक्टिव डिसाइड करते हैं बच्चों। किसके अकॉर्डिंग? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्या करेगा ये इस इलेक्ट्रॉन को? अट्रैक्ट। अब यहां पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? वो जेड के बराबर। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z इफेक्टिव नहीं लिखा मैंने, Z लिखा है एटॉमिक नंबर। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पे। और प्रोटॉन कैसे, कौन बताता है? एटॉमिक नंबर बताता है। तो यहां पे जो चार्ज है वो किसका है? Z प्लस का है, क्योंकि Z क्या? एटॉमिक नंबर, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इन शॉर्ट ये जो Z प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो डिपेंड करेगा Z पे। जितना ज्यादा Z होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन शॉर्ट मैंने Z से अट्रैक्शन फोर्स दिखा दिया है कि ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। किसकी मदद से? Z मतलब अपने प्लस चार्ज की मदद से। Z प्लस चार्ज, प्लस Z लिख दे रहा हूं। किससे अट्रैक्ट करेगा? प्लस Z से। दूसरी बात, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे तो नहीं बैठे होंगे भाई, हाँ या ना? ऐसी खाली पीली में तो बैठे नहीं होंगे। ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल। जिसका रिपल्शन हम S से कैलकुलेट करते हैं, अभी दिखाऊंगा। जिसका रिपल्शन अपन बच्चों S से कैलकुलेट करते हैं। तो इन शॉर्ट अब ये थी उसकी इनिशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितनी? Z प्रोटॉन है, तो Z प्रोटॉन के अकॉर्डिंग जितना चार्ज है वो Z प्लस के बराबर होगा। तो उतने ही चार्ज से वो अपनी तरफ उस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड कर गई? Z पे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्शन करेंगे वो टोटल रिपल्शन होता है S। तो इस कंडीशन में नेट जो लग रहा होगा ये असल में Z इफेक्टिव नेट फोर्स आ गया, Z माइनस S। तो मतलब Z क्या है? अट्रैक्शन फोर्स, S क्या है? रिपल्शन फोर्स। तो Z क्या है? वो अट्रैक्शन फोर्स जो किसने लगाया? न्यूक्लियस ने। किसके ऊपर? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। असल में Z है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये क्या बीच में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं इस न्यूक्लियस के और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के, ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करेंगे। और ये जो रिपल्शन लगाते हैं वो किससे देखते हैं? हम S से देखते हैं। इसको कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। इसको कहते हैं बच्चों शील्डिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? शील्डिंग कांस्टेंट। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बैठे हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे बाहर की तरफ, वो क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो कांस्टेंट है इसे कहते हैं हम शील्डिंग कांस्टेंट। असल में ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो नेट फोर्स तो कुछ लग ही रहा होगा। और ध्यान रखना ये Z ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू S। ये मत करना कि अंदर ही चला जाएगा। और जनरली Z हमेशा बड़ा होता है S से। तो नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये फील कर रहा होगा वो होगा Z इफेक्टिव, जिसकी वैल्यू क्या होगी? Z माइनस S। Z माइनस S। तो ये Z इफेक्टिव यही है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब नेट अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, वो Z के बराबर नहीं होता कभी भी। वो किसके बराबर होता है? Z इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और वो रिपल्शन नहीं लगाए, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी वजह से रिपल्शन लगेगा। तो इसके जो Z अट्रैक्शन फोर्स था, मतलब जो Z प्रोटॉन्स की वजह से था, जो वो फोर्स आता, उससे डेफिनेटली ये कुछ कम वैल्यू एक्सपीरियंस कर रहा होगा।
Z अट्रैक्शन फोर्स के बराबर एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं Z, और जो उनका फोर्स होगा वो पूरा अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फील नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल भी कर रहे होंगे, तो उसके जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें S की कमी आ जाएगी। कितने कमी आ जाएगी? S की कमी आ जाएगी, जिसकी कमी की वजह से इसकी क्या निकाला जाता है? Z इफेक्टिव निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? Z इफेक्टिव। तो जो मेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये रिपल्शन बाय शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये नेट Z इफेक्टिव आ गया। क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का जो एक्चुअल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील कर रहा होगा, एक्चुअल में वो ये फील करता है, ना कि ये। एक्चुअल में ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ये Z इफेक्टिव फील करता है अपने ऊपर, क्योंकि भाई सीधी बात है, मैं प्लस चार्ज हूं और वो माइनस चार्ज है, मेरे अंदर जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे मैं उतनी ही फोर्सों से खींच लूंगा, बट बीच में अगर नेगेटिव चार्ज और हुए वो उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे बाहर की तरफ। क्या करेंगे? उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो इन शॉर्ट जितनी पावर से मैं खींचना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को उतनी पावर से मैं खींच पाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं वो उसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं और मैं उसे अंदर की तरफ, तो कुछ अमाउंट तो कंपनसेट कर ही दिया होगा इन्होंने मेरे अट्रैक्शन फोर्स का। तो इसीलिए ये Z इफेक्टिव वो है अट्रैक्शन फोर्स जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर महसूस करता है, ना कि वो जो न्यूक्लियस अप्लाई करता है। न्यूक्लियस कितना करता है? Z, बट वो इलेक्ट्रॉन कितना फील करेगा? Z माइनस S, क्योंकि यहाँ पे अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन केवल मुंह देखने के लिए नहीं है, वो उसको बचाने के लिए है। किससे बचाने के लिए? न्यूक्लियस के इस अट्रैक्शन फोर्स से बचाने के लिए। क्लियर है? हाँ या ना? तो असल में जो रेडियस है वो इस पे डिपेंड करती है, ना कि Z पे। हम लोग बोल देते हैं Z बढ़ेगा तो वो रेडियस घट जाती है, बट असल में वो Z ये होता है, ना कि वो वाला। क्यों? क्योंकि बीच के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस Z में क्या कर देते हैं? थोड़ा सा कमी ला देते हैं। तो एक्चुअल में जो अट्रैक्शन फोर्स ये इलेक्ट्रॉन फील कर रहा होगा वो प्लस Z के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो किसके होगा? Z इफेक्टिव के अकॉर्डिंग होता है, ना कि Z। इसमें से आपको रिपल्शन फोर्स जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक्चुअल में रेडियस Z इफेक्टिव पे डिपेंड करता है, ना कि Z पे। बट जनरली आपको क्वेश्चन में Z के अकॉर्डिंग ही मैं बोलूंगा, इसको Z इफेक्टिव को मैं Z से ही रिप्रेजेंट कर दूंगा आगे जाके। आप बस इतना दिमाग में रखना, मेन जो चीज है वो कौन है? Z इफेक्टिव है। तो मेरे ख्याल से आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता लग गया। तो वो न्यूक्लियस का चार्ज जो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा होगा, असल में Z के इसने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी Z वाली अट्रैक्ट करने की, बट इन इलेक्ट्रॉन ने उस पावर को थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि बीच में ये लोग क्या कर देंगे? रिपेल। तो असल में ये इलेक्ट्रॉन इतना अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा होगा, ना कि प्लस Z के हिसाब से। वो Z इफेक्टिव के हिसाब से अट्रैक्शन फोर्स फील करता है, ना कि Z के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत? Z तो ये एक्चुअल है, जो ये न्यूक्लियस है इसकी कैपेबिलिटी है कि मेरे पास इतने प्रोटॉन है तो मैं इस हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाऊंगा। क्लियर है? बट ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस किसके हिसाब से करेगा? इनकी भी कंसीडरेशन देखनी पड़ती है, इसका रिपल्शन फोर्स भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो रेडियस अल्टीमेटली Z इफेक्टिव पे डिपेंड करता है। किस पे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एक्सपीरियंस करता है, और ये अट्रैक्शन किसका होगा? न्यूक्लियस का होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ये एक्सपीरियंस या अट्रैक्शन ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा। चलिए दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। मेरे ख्याल से ये भी आ गया होगा समझ में, दिमाग लगाना। अब ये तो मैंने इन्वर्सली बोला है, अभी इसको रीजन और समझ जा रहा हूं, है ना? रेडियस क्या? शील्डिंग इफेक्ट के डायरेक्टली। शील्डिंग इफेक्ट वही था जो S लगा रहा था बाहर, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अंदर लग रहा था कौन? प्लस Z की वजह से अट्रैक्शन, और ये S क्या लग रहा था? शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या? पूरा फिनोमिना, रिपल्शन वाला फिनोमिना, शील्डिंग कांस्टेंट है ये, तो ये फिनोमिना जो रिपेल करने का उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो जितना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही ऐसे कंपनसेट कर देगा, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, तो वही दिखा देता हूं Z इफेक्टिव वाला पूरा फॉर्मूला, Z माइनस S। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही कम आपका इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू उतना ही कम ये होगा। क्लियर है? ये दोनों बस रिलेशन समझो। अब रेडियस पे कैसे डिपेंड करते हैं वो दिखाता हूं। तो जितना ज्यादा शील्डिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट होगा, कांस्टेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली शील्डिंग इफेक्ट फिनोमेना ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से बचा रहे होंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। कोई दिक्कत? कहां से? न्यूक्लियस से। तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कम आनी, क्योंकि Z में से ज्यादा घटाओगे तो ये कम आएगा। कोई दिक्कत? तो असल में कैसे क्या कर रहे हैं? तो इन शॉर्ट रेडियस और Z इफेक्टिव इनवर्सली है, मतलब और रेडियस और S डायरेक्टली है शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है? ये दोनों फिनोमेना याद रखने हैं आपको। न्यूक्लियस, शेल, 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 शेल,
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट, जेड इफेक्टिव कम है तो ये न्यूक्लियस इतनी दम से खींचेगा नहीं तो ये साइज बढ़ गया, कोई दिक्कत। जेड इफेक्टिव ये किससे अट्रैक्ट करेगा, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, जेड इफेक्टिव से, किससे अट्रैक्ट करता है, जेड इफेक्टिव से, क्लियर है, हाँ या ना। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा तो ये साइज कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम है तो ये ज्यादा ताकत से खींचेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को आराम से बैठे रहना, कोई बात नहीं जहां मुझे नहीं चाहिए, तो वो अपना साइज बढ़ा लेगा एटम, क्लियर है, तो इसीलिए इन्वर्सली। अब बात आती है एस की, क्लियर है, तो ये एस भी अल्टीमेटली इसी पे इफेक्ट डाल रहा है, देख ले, एस बढ़ाऊंगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, एस घटाऊंगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो ये एस भी अल्टीमेटली इसी पे इफेक्ट डाल रहा है, तो मैं एस को जेड इफेक्टिव के टर्म में ही बता रहा हूँ। एस ज्यादा मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं बीच में वो उसे बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो अल्टीमेटली जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, अल्टीमेटली जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला ये लिखा जेड माइनस एस, तो अगर मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बिठा दिया और रिपल्शन बहुत ज्यादा, ये एस की वैल्यू बहुत बढ़ा दी तो ये जेड इफेक्टिव तो कम हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, एटम बढ़ेगा, तो इसीलिए तो बड़ा लिखा मैंने शील्डिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट के डायरेक्टली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भर गए, रिपल्शन ज्यादा लगाएंगे, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया, क्या हो गया, कम, तो एटम का साइज बढ़ जाता है। अब यही एस की वैल्यू कम, मतलब कम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहे हैं, कम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहे हैं, तो ये वैल्यू कम है तो अल्टीमेटली जेड में से कम घटाओगे तो ज्यादा बचेगा कि नहीं बचेगा, तो जेड इफेक्टिव उस केस में ज्यादा, जब ये कम होगा, जब यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन कम लगा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव ज्यादा बचेगा, तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा, तो इसीलिए एटम का साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो अल्टीमेटली एक रिजल्ट निकाल लेते हैं, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग अपॉन जेड इफेक्टिव, खत्म बात। तो ये ध्यान रखना आपको हमेशा, जितनी शील्डिंग होगी उतनी बड़ी रेडियस, और जितना कम जेड इफेक्टिव, तो अगर ये ज्यादा है तो डेफिनेटली जेड इफेक्टिव कम हो गई होगा, क्लियर है। तो शील्डिंग का ज्यादा होना, जेड इफेक्टिव का कम होना रेडियस को बढ़ाता है, शील्डिंग का कम होना, जेड इफेक्टिव का ज्यादा होना रेडियस को घटाता है। तो ये दो प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं, शील्डिंग के तो डायरेक्टली है और जेड इफेक्टिव के इनवर्सली है, खत्म बात, इतनी सी बात थी इसमें। तो शील्डिंग क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट एस। अभी शील्डिंग मैंने समझा दी कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिरने से बचा रहे हैं, कैसे, रिपल्शन लगाएंगे, तो इस पूरी फिनोमेना को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और ये जो रिपल्शन की वैल्यू निकाली आपने, ये जो इस रिपल्शन की वैल्यू, कितना अमाउंट ऑफ रिपल्शन लगाया उसने, उसको अपन कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, उसको अपन कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। और इस पूरे फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट। इसको नहीं, जब इलेक्ट्रॉन बैठे हैं इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन लगा रहे हैं, जो इसके जेड में, इसके अट्रैक्शन फोर्स में, इसका अट्रैक्शन फोर्स अपन के अकॉर्डिंग कितना था, प्लस जेड, Z2 नहीं है, ये Z है, ठीक है ना, Z था क्योंकि प्रोटॉन की संख्या Z है इसके अंदर, तो हमारे अकॉर्डिंग तो Z से अट्रैक्ट करना चाहिए, बट बीच में जो इलेक्ट्रॉन बैठे वो रिपल्शन लगाएंगे, तो इसकी वजह से Z फोर्स से ना खींच के वो Z इफेक्टिव फोर्स से खींचता है। तो ये फिनोमिना क्या, जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पे रिपल्शन लगा के उसे न्यूक्लियस के अंदर गिरने से बचाते हैं, उसको हम कहते हैं शील्डिंग, वो शील्डिंग इफेक्ट, क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। और वो जो रिपल्शन की वैल्यू S से निकालते हैं हम, उसे कहते हैं हम शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। आपको सिखाऊंगा नहीं मैं, S की वैल्यू निकालना जरूरत नहीं है आपके यहाँ, ठीक है ना। आपके कंसेप्ट में S की वैल्यू कैलकुलेट करने का प्रिंसिपल्स होते हैं, वो नहीं लूंगा मैं, इतनी जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मैं अलग से एक सेक्शन बना दूंगा, पूरा नया टॉपिक लेके अलग से ही कराऊंगा, बट आपके यहाँ बोर्ड्स में नहीं आता, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। S की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि S के वैल्यू निकालने के लिए भी फॉर्मूलेज होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो नहीं ले रहे हैं अपन, जरूरत नहीं है। अगर होती तो क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा मैंने, तो क्लियर है। चलिए, पुराने जमाने में जब पहले होते थे, बहुत टाइम पहले, तब आते थे S की वैल्यू निकाल के Z इफेक्टिव, अब नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चंस, इसीलिए मैं उस पार्ट को नहीं ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो किसी बुक में पढ़ सकते हैं, मिल जाएगा किसी भी बुक में, ठीक है ना। रेफरेंस बुक अगर आप कोई सी भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको S की वैल्यू निकालना। चलिए, तो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर टाइम बहुत है तभी पढ़ना, अगर टाइम नहीं है तो ये चीजें करो, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन आता है, उन पे क्वेश्चन नहीं आता, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। Z इफेक्टिव क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, S क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, Z क्या है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, जो एक्चुअल में ये न्यूक्लियस की पावर है, ठीक है ना। और Z असल में किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर, जो कि क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से ये वाली बात अगर अब भी नहीं है तो छोड़ देना, फिर कभी कोई नहीं समझा सकता, ठीक है ना। तो
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएंगे तो उसकी वजह से जो रिपल्शन फोर्स है वो एस से रिप्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा जेड से, तो एक्चुअल में उस इलेक्ट्रॉन पे जो फील होगा उस अट्रैक्शन को जेड इफेक्टिव के बराबर होगा। खत्म बात। जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा उतनी रेडियस कम, जेड इफेक्टिव जितना कम उतनी रेडियस ज़्यादा, सीधी बात है। ये ज़्यादा मजबूती से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर खींचते चले जाएंगे, साइज कम हो जाएगा। ये ज़्यादा पावर से नहीं खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़े फ्री रहेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे एस काम करता है, एस ज़्यादा तो ये कम, तो वही कंसेप्ट आ जाएगा, एस कम तो ये ज़्यादा तो सिमिलर, कुछ नहीं, अल्टीमेटली जेड इफेक्टिव से ही आंसर लगा सकते हो आप, बट आपको ये भी पता होना चाहिए। खत्म बात। अब एस और जेड कैसे डिपेंड करते हैं वो भी इन्वर्स है, सीधी बात है। जब रेडियस और ये डायरेक्ट है और रेडियस और ये इन्वर्स है तो अल्टीमेटली एस भी तो इसके इन्वर्सली चलेगा। खत्म बात, हाँ या ना। तो रेडियस शील्डिंग पे तो ज़्यादा, इन शॉर्ट हमें कब एटम बड़ा होता है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बीच में भरे हो और जेड का वैल्यू कम हो तो साइज बड़ा होगा। खत्म बात। तो एस ज़्यादा होना चाहिए, जेड इफेक्टिव कम होना चाहिए, तो रेडियस उस एटम की बड़ी होगी, हाँ या ना। तो अब शील्डिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन, it is a nuclear charge balanced by the electrons present in inner shell and in the same shell of the electron for which shielding constant is to be calculated। कुछ नहीं, सीधी बात है। ये रहा आपका कौन, न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन बाहर वाला, दो बना दिए, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अंदर भी आ गए आपके 3-4, मान लो बिठा दिया से मैंने, तो इसके लिए मैं शील्डिंग कांस्टेंट निकाल रहा हूं। तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ जेड से, किससे करेगा, क्लियर है। ये सारे इलेक्ट्रॉन इसको बाहर रिपेल करेंगे। देखो भाई अंदर वाले तो कर ही रहे हैं और साथ वाला भी इसे बाहर रिपेल करेगा, किसने से, एस से रिपेल करेंगे। तो असल में ये कितना रिपल्शन अट्रैक्शन फील करेगा, जेड इफेक्टिव के बराबर, जेड माइनस एस। तो इसने ये इस एस की डेफिनेशन क्या बोली है, इट इज द न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सही बात है, एक न्यूक्लियर चार्ज है, वो भी कौन, बैलेंस जो हुआ है। ये क्या, एक वो रिपल्शन फोर्स है, वो रिपल्शन फोर्स है। तो सुन लो वापस, इट इज द न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस्ड, क्या ये वो न्यूक्लियर चार्ज है जो बैलेंस हुआ है, किसकी वजह से, बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल एंड इन द सेम शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर विच द शील्डिंग कांस्टेंट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो असल में ये क्या, एक तरीके से न्यूक्लियर चार्ज में से घटाया है, तो वही तो डिफरेंस ही तो हो गया जितना आपने कम किया है न्यूक्लियर चार्ज में। तो ये वो है, क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस्ड। कितना बैलेंस्ड हुआ न्यूक्लियर चार्ज, एस, इतना ही तो आपने माइनस किया यार, तो एस न्यूक्लियर चार्ज ही तो बैलेंस हुआ है, तो इसको क्या बोला जा रहा है, शील्डिंग कांस्टेंट। इट इज द न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस्ड, क्योंकि माइनस किया तो बैलेंस ही तो कर रहे हो आप। इट इज द न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल एंड, अंदर वाली शेल के, एंड इन द सेम शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन द सेम शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसकी बात कर दी, फॉर विच शील्डिंग कांस्टेंट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो एक्चुअल में ये क्या, न्यूक्लियर चार्ज में से तो माइनस कर रहा हूं, तो ये भी तो एक टाइप का ऑपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियर चार्ज हो गया। तो ये कह लो कि वो अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जो बैलेंस हुआ है, क्योंकि ऐसी तो न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस किया गया है, तो वो अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जो बैलेंस किया गया हुआ है, वो अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जो बैलेंस किया गया है, उससे अपन कहते हैं क्या, शील्डिंग कांस्टेंट। और वो किसने बैलेंस किया, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, और जिस इलेक्ट्रॉन के लिए अपन निकाल रहे हैं उसकी सेम शेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, वो जो रिपल्शन लगाता है उसकी वजह से जो कांस्टेंट आता है उसे अपन कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। अगर आप बात करें, इसको फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करता हूं, एस बराबर क्या लिखोगे आप, जेड माइनस जेड इफेक्टिव। तो ये क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, वो जो डिफरेंस है, जो एक्चुअल था, जो अब रिजल्टेंट है, तो वो उसका डिफरेंस निकाल दिया मैंने कि निकाल दिया, एक्चुअल माइनस जो निकल के आया आपके पास बचा वो न्यूक्लियर चार्ज, वो उसका डिफरेंस, वो भी तो एक न्यूक्लियर चार्ज है, तो वही लिखा है द न्यूक्लियर, इट इज द न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस। तो वो न्यूक्लियर चार्ज निकल के आया जो कम हुआ है एक्चुअल वाले में से, ये टोटल वाले में से, तो ये वो वाला चार्ज है न्यूक्लियर का, न्यूक्लियस का वो चार्ज है जो बैलेंस किया है। ये जो वैल्यू निकल के आएगी जेड माइनस जेड इफेक्टिव, ये वो न्यूक्लियर चार्ज है जो किसने बैलेंस किया है, इन इलेक्ट्रॉन्स ने और इसकी सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन ने। क्लियर है, तो वही डेफिनेशन लिखी है, इट इज द न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो असल में जेड माइनस जेड इफेक्टिव ये न्यूक्लियर चार्ज ही निकल के आएगा, वो आएगा वैल्यू जो किसने बैलेंस करी है, ऐसा हो गई ना, वो वैल्यू आएगी न्यूक्लियर चार्ज की, ये डिफरेंस जो किसने बैलेंस करी, इन इलेक्ट्रॉन्स ने और उसके सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन ने। खत्म बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसकी बात। डेफिनेशन के लिए मैंने थोड़ा फॉर्मूला चेंज किया है, हाँ या ना। चले आगे, अब बात आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो तो मेरे ख्याल से समझ ही गए होगे।
नेट चार्ज बाय विच न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। असल में वो Z से नहीं कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि उस पर S भी लग रहा है। तो असल में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा? Z इफेक्टिव। तो नेट चार्ज बाय विच न्यूक्लियस अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो वो जो नेट चार्ज जिससे ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे हम कहते हैं Z इफेक्टिव। तो उसकी फॉर्मूला क्या है? Z इफेक्टिव बराबर Z माइनस एस। हाँ है ना, Z इफेक्टिव बराबर Z माइनस एस। अगर ये ज्यादा तो रेडियस कम, अगर ये कम तो रेडियस ज्यादा। इसको ध्यान रखना। इनवर्सली काम करते हैं, इनवर्सली काम करते हैं। हाँ या ना, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। हाँ या ना, मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। Z इफेक्टिव रेडियस 1/Z इफेक्टिव से काम करता है। Z इफेक्टिव ज्यादा तो रेडियस कम, Z इफेक्टिव कम तो रेडियस ज्यादा। हाँ या ना। अब शील्डिंग की बात आती है तो शील्डिंग के डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से देख ले। क्योंकि Z इफेक्टिव कब कम होगा? जब S ज्यादा होगा। क्लियर है? और कम है तभी तो रेडियस ज्यादा है, तो मेरे को कम करना है तो S को मैं ज्यादा रख रहा हूँ। तो इन शॉर्ट Z इफेक्टिव का कम होना रेडियस को बढ़ा रहा है, और ये Z इफेक्टिव कब कम है? जब S ज्यादा। तो इन शॉर्ट रेडियस और ये S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। रेडियस और S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि Z इफेक्टिव का कम होना क्या S का भी बढ़ना है और रेडियस का भी बढ़ना है, तो ये दोनों तो डायरेक्ट हो ही गए ना। इसीलिए चल रहा हूँ मैं आगे। अब मैं आपको ट्रेंड्स दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। अब मैं वेरिएशंस आपको नोटिस कराता हूँ। ये तो हो गए वो फैक्टर्स जिन पे रेडियस डिपेंड करते हैं। Z इफेक्टिव हो गया और एक शील्डिंग। कोई दिक्कत? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएंगे, अंदर भरे हुए होंगे, वो उससे रिपल्शन लगाएंगे बाहर की तरफ, उतना ज्यादा उसके लिए फायदा है। ठीक है, उतना बड़ा साइज होगा, सीधी बात। कोई दिक्कत? तो अब वेरिएशन देखेंगे पहले अलोंग द पीरियड, फिर इसमें एक्सेप्शंस देखेंगे अगर कुछ होंगे तो, और फिर देखेंगे अलोंग द ग्रुप, और फिर उसमें अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहला वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड। जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट, लिथियम से लेकर उधर तक जाएंगे, कहाँ तक? नियॉन तक, या फिर लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखना है ना यार, इतना तो पढ़ा होगा बचपन में पीरियोडिक टेबल। जो नहीं पढ़ा है वो कृपया करके अपने साथ पीरियोडिक टेबल लेके बैठे। जो नहीं पढ़ा है बचपन में थोड़ा बहुत भी, वो कृपया करके अपने साथ पीरियोडिक टेबल लेके बैठे। लेफ्ट से राइट बढ़ना है, ठीक है ना? तो सुनना जरा लाइन। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक रेडियस, सी रह गया इसमें, मैं लिख देता हूं, वही कह रहा मैंने, क्या गड़बड़ है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सीधी बात है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं बच्चों, Z इफेक्टिव डोमिनेट करता है। अब तुम्हें लग रहा होगा सर, पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाली लाइन मानना बिल्कुल सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है, बिल्कुल एग्जैक्ट। क्या बोला है मैंने? जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं Z इफेक्टिव बढ़ता है। Z की तो इसने बात ही नहीं करी, इसने बोला क्या बढ़ता है? Z इफेक्टिव बढ़ता है। तो Z इफेक्टिव का बढ़ना आपको पता है रेडियस 1/Z इफेक्टिव है। तो लेफ्ट से राइट में ये बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये घटेगी। तो एग्जांपल देखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके लिए मैंने Z लिख दिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। क्लियर है? अब बिल्कुल सही बात है भाई, Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है? Z माइनस एस। तो अगर मैं Z की वैल्यू बढ़ाऊं तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर है? तो Z की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे हिसाब से तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। बट आप में से किसी बच्चे ने मुझसे कहा सर आप ये भी तो देखो, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं। तो भाई बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो मान लिया मैंने रिपल्शन लगा रहे हैं, पर वो इतना रिपल्शन नहीं लगा पा रहे जितना ये इसका न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया। ये जो एटॉमिक नंबर है ये बच्चों 1 के फैक्टर से वैरी करता है। ये एटॉमिक नंबर बच्चों 1 के फैक्टर से वैरी करता है, मतलब 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। ये Z की वैल्यू में 1 का फैक्टर से इंक्रीमेंट होता है। और यहाँ पे जो शील्डिंग S की वैल्यू में वो 0.65 के फैक्टर से बढ़ती है, कि प्लस 0.65 प्लस 0. जो भी इसकी वैल्यू होगी उसमें प्लस 0.65 करेंगे तब जाके उसका अगला शील्डिंग कांस्टेंट आता है। तो ये बात कैलकुलेशन से पता लगती है, मैं नहीं सिखा रहा हूँ, आप बस इसको ध्यान रखें कि Z हमेशा 1 के फैक्टर से बढ़ता है सक्सेसिव एलिमेंट्स में, और S हमेशा 0.65 के फैक्टर से बढ़ता है, अगर कहीं बढ़ता है तो। ठीक है ना? तो Z मेरे ख्याल से 1 के फैक्टर से इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 + 1 4, 4 + 1 5। इसका जो भी XYZ ऐसा है उसमें 0.65 ऐड करते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इंक्रीमेंट S में है ना कि Z में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो Z इफेक्टिव होगा वो मेजर किस पे डिपेंड करेगा? इसके एटॉमिक नंबर पे। तो इसीलिए बोला गया है जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डोमिनेट कौन करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसीलिए उसने यहाँ पे शील्डिंग की बात नहीं करी, क्योंकि शील्डिंग में जो इंक्रीमेंट आता है वो बहुत कम होता है।
इन कंपैरिजन टू जो एटॉमिक नंबर में हम इंक्रीमेंट देखते हैं। तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट जब भी बच्चों हम लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक जाते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में या न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीमेंट 1 का होता है, और वहीं पे इनके शील्डिंग कांस्टेंट में 0.65 का इंक्रीमेंट होता है। ये मत करते ना 2 + 3 + 0.65 तो 3.65 हो गया, उसमें 0.65 3 नहीं होगा इसका शील्डिंग कांस्टेंट। जो भी हो XYZ मैं बता नहीं रहा हूँ, आप बस ध्यान रखेंगे। इंक्रीमेंट बता रहा हूँ कि कितने इंक्रीमेंट से चलता है। इसमें 0.65 का इंक्रीमेंट होता है और यहाँ पे 3.1 का इंक्रीमेंट होता है। तो Z इफेक्टिव डोमिनेट कर जाता है यहाँ पे, ना कि शील्डिंग। तो इसीलिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन देख बिल्कुल बढ़ रहे हैं भाई, शेल भले ही नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बराबर बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर बढ़ रहे हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन बढ़ने की इतना, अगर सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस S पे, इसीलिए डोमिनेट कर जाता है कौन? Z, और इसी वजह से डोमिनेट कर जाता है कौन? Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव अल्टीमेटली लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, तो वही लिखा मैंने, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ऑफ लिख गया है, या अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, हाँ या ना? तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता है, और एटॉमिक रेडियस कॉन्ट्रैक्ट करती चली जाती है, क्योंकि ये फॉलो कर चुके हैं आप। सीधी बात है, दिमाग लगाओ कि तो आ गया होगा। तो न्यूक्लियस अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को दम से खींच लेगा अंदर, दम से खींचेगा अंदर, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये वाले का न्यूक्लियस ज़्यादा कमजोर है और इसका ज़्यादा मजबूत है, तो ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने आउटर मोस्ट को इन कंपैरिजन टू ये। तो हमारे हिसाब से ऑर्डर क्या आ गया? लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर चलता है अलोंग द पीरियड। तो हमारे हिसाब से रफ कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, फिर मैं ऑर्डर लिख के दिखा रहा हूँ नीचे। तो हमारे हिसाब से इसको देख के ऑर्डर क्या बना, इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या बना, एक सेकेंड रुकना बच्चों, रेडियस का ऑर्डर क्या बना वही लिख दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नोबल गैसेस नहीं लिखते बच्चों, क्योंकि इनमें हम निकालते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्या देखते हैं बच्चों इनकी हम? कोवेलेंट रेडियस। नोबल गैसेस के पास कोवेलेंट रेडियस होती नहीं है, उनके पास होती है वंडरवल रेडियस। अगर आपसे पूछे भी वो नोबल गैसेस की रेडियस, इन सबसे ज़्यादा, अगर इसकी नोबल गैस अगर मैं लगाना भी चाहूँगा तो वो मैं यहाँ पे रखूँगा सबसे बड़ी, क्योंकि इसके पास होती है क्या? वंडरवल रेडियस, और इन सब के पास क्या होती है? कोवेलेंट रेडियस। कोई दिक्कत? ये सब कोवेलेंट रेडियस है। तो ये तो मेरे ख्याल से कोवेलेंट रेडियस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, रेडियस घट रही है। अब बात आती है कि नोबल गैसेस कितनी होगी। नोबल गैसेस में बच्चों हम कोवेलेंट रेडियस देखते ही नहीं है, उसमें देखी जाती है वंडरवल, जो कि सबसे बड़ी होगी, तो उसको सबसे पहले लगा दिया। एक्सेप्शनल बिहेवियर बोल दीजिए, चाहे इसका नेचर बोल दीजिए। असल में मेरे को तो नेचर बोलता हूँ, मैं ऐसा एक्सेप्शन नहीं बोलता, क्योंकि भाई जो है हकीकत की बात करते हैं। इनमें कोवेलेंट रेडियस होती है और इसमें हम वंडरवल रेडियस की बात करते हैं। हटा रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, क्लियर है? ये तो आपको आ गया पीरियड में। कोई भी पीरियड में जाएंगे हर जगह यही फॉलो होता है, कोई से भी पीरियड में जाएंगे जनरली हर जगह ये फॉलो होता है। जहाँ एक्सेप्शन होंगे वो मैं नोट में लिख रहा हूँ। जनरली सारे पीरियड में हम यही कंसेप्ट फॉलो करते हैं। लेफ्ट टू राइट, Z इफेक्टिव इंक्रीज, तो रेडियस घटता है। तो हम यहाँ पे शील्डिंग की बात नहीं करते हैं, क्योंकि शेल का नंबर सेम रहता है। इतने इलेक्ट्रॉन सेम शेल में बढ़ा लो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है इन्हें। क्लियर है? अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, और रेडियस डिक्रीज। चलें आगे। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन में मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया नोबल गैस का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? किसका बच्चों? नोबल गैस का। देखो पहला नोट एक्सेप्शन के साथ, along a particular period the radius of noble gases is exceptionally big, बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है अगर हम किसी पीरियड में देखें। This is due to the fact that noble gases have वंडरवल रेडियस। उनके पास कोवेलेंट रेडियस नहीं होती, उनके पास क्या होती है? वंडरवल रेडियस। इसीलिए अगर हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ अगर नियॉन को आगे लगाएं तो वो गलत होगा। असल में नियॉन को कहाँ लगाया जाता है? सबसे पहले, क्योंकि उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स वंडरवल रेडियस। वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है, तो वही लिखा है मैंने। तो नियॉन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। असल में नियॉन आता बाद में, बट नियॉन है क्या? नोबल गैस, तो उसकी रेडियस सबसे बड़ी मानते हैं। तो एटॉमिक रेडियस मैंने सेकंड पीरियड के लिए आपके लिए लिख दिया है बच्चों। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी। दूसरा नोट से नहीं आएगा। हाँ, जो मैं आपसे बोल रहा था पिछले सेशन में आइसोइलेक्ट्रॉनिक का केस आएगा, तो अब मैं वही आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एक केस समझा रहा हूँ। हाँ, अब हम पहले ही बच्चों पता लगा चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज पेरेंट एटम से
मतलब एनाइन पेरेंट एटम से साइज में बड़ा होता है और कैटाइन पेरेंट एटम से साइज में छोटा होता है। ये तो एक ही एलिमेंट की बात हो गई, तो यहाँ पे तो एक एलिमेंट की बात हो गई। अब बाई चांस अलग अलग एलिमेंट है और वो लोग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर है, ये वाली बात तो हम पर्टिकुलर एक ही पेरेंट पे लगा चुके हैं कि एक एलिमेंट है, उसी ने एनाइन बनाया, उसी ने कैटाइन बनाया, तब हमें पता लग गया कि एनाइन की रेडियस बड़ी होती है पेरेंट से और कैटाइन की रेडियस छोटी होती है पेरेंट से। अब बाई चांस एक से ज्यादा एलिमेंट ने अपने आयंस बनानी और हमें वहां पे कंपैरिजन करना है। क्या बाई चांस एक से ज्यादा एटम्स ने क्या बना लिए, आयंस बना लिए, प्लस पॉजिटिव वाले भी बना लिए, नेगेटिव वाले बना लिए किसी ने, क्लियर है। और हमें तब वहां पे चेक करना है क्या किसकी रेडियस बड़ी है और किसकी रेडियस छोटी है। तो बच्चों वो केस आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, आयंस बनाओ पर इस हिसाब से बनाओ उन सब आयंस की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें टोटल सेम आए। तो दस इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, किसका केस बता रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन आता है इसी पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का केस, अब आगे बढ़ाऊंगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का केस, है ना। दस इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हायर द पॉजिटिव चार्ज, देखो जरा, हायर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द रेडियस एंड हायर द नेगेटिव चार्ज लार्जर इज द रेडियस। मेरे ख्याल से वाला पॉइंट मैं पहले ही बोल चुका हूं, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी रेडियस बड़ी होगी और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी रेडियस छोटी होगी। शर्त क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में बात कर रहा हूं, किसके केस में बात कर रहा हूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में। जैसे कि ये एग्जांपल, आयंस बनाए, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, Mg+2, सब में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख ले, 10 10 10 10 10, चेक कर लेना। ऑक्सीजन में होते हैं 8, 2 नेगेटिव और कर दिए 10 हो गए। नाइट्रोजन में कितने, 7, 3 नेगेटिव और कर दिए 10 हो गए। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ऐड कर दिया 10 हो गए। सोडियम में 11 होते हैं, 1 खो दिया प्लस आ गया तो 10 हो गए। मैग्नीशियम में 12 होते हैं तो उसमें 2 लूज कर दिए तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो ये पूरी कंपनी इकाई की बन गई, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन गई। अब इसमें हमें कैसे पता लगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्लियर है। या तो आप इनके Z की हेल्प ले लेना, या तो आप ये वाला कंसेप्ट लगा लेना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाला, या इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेना। साइज ऑफ आयन उसके Z के इनवर्स काम करता है, Z इफेक्टिव नहीं, उनके Z के, डायरेक्ट Z की बात कर दी मैंने, ठीक है ना। इन सब के मैंने एटॉमिक नंबर लिख लिए। तो साइज ऑफ आयन कैसे काम कर रहा है, इनवर्स काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जिसका Z होगा उसका साइज सबसे छोटा, ले Mg, फिर Na, फिर F, फिर नाइट, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ सही है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, क्लियर है। तो जिसका Z सबसे ज्यादा उस आयन का साइज उस सबसे कम, तो सबसे ज्यादा Z किसका है, Mg का, तो इसका साइज सबसे कम Z किसका है, नाइट्रोजन का, वो आगे पीछे लिख गए थे ना। सबसे कम किसका है Z, नाइट्रोजन का, तो सबसे बड़ा साइज नाइट्रोजन का। ये आप ये वाला कंसेप्ट लगा लो, कौन सा वाला, हायर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द रेडियस एंड हायर द नेगेटिव चार्ज लार्जर इज द रेडियस। देख ले, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे है तो सबसे छोटी रेडियस इसकी है, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे है तो सबसे बड़ी रेडियस इस पे। तो चाहे आप इस कंसेप्ट से करो चाहे आप इस कंसेप्ट से करो, दोनों केस में आपके आंसर सही आएंगे। और शर्त क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। कौन सी स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, क्लियर है। ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक की है। इसमें तो हम एटम ही एक ले रहे थे, जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया था, मैंने क्या लिया था, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ही मैंने नेगेटिव बनाया और हाइड्रोजन का ही मैंने पॉजिटिव बनाया। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, H नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, H पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन, 0। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट इसका कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो इसको यहीं पे रखना और आइसो इलेक्ट्रॉनिक को अलग रखना, दोनों में कंसेप्ट अलग लगते हैं, ठीक है ना। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से एक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर दे, आर्गन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोराइन। अब इनके मैंने एनाइन बना लिया, आर्गन को दिखा दिया मैंने, आर्गन बनाया भाई मैंने 18 इलेक्ट्रॉन, सल्फर -2 बनाया 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 होते हैं 2 ऐड कर दे, फॉस्फोरस में 15 होते हैं 3 ऐड कर दे 18 हो गए, क्लोरीन में 17 होते हैं 1 ऐड कर दे। सब में इलेक्ट्रॉन कितने कर दिए मैंने 18। अब सबके एटॉमिक नंबर लिख ले, ठीक है। क्या था, जितना ज्यादा Z उस आयन का साइज सबसे छोटा, तो अब सबसे ज्यादा Z देख ले किसका है, इसका है, तो सबसे छोटा आयन इसका होगा, चिपका दिया। सबसे कम Z किसका है, इसका है, तो सबसे बड़ा आयन इसका होगा, खत्म बात। अब पॉजिटिव नेगेटिव देखो, बाहर में जान दो। अब पॉजिटिव नेगेटिव से देखना है तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे, तो सबसे बड़ा साइज इसका,
उससे कम नेगेटिव चार्ज पे उसका साइज छोटा ही रहा, उससे कम नेगेटिव चार्ज पे तो उसका साइज ही रहा, और सबसे एंड में तो बचा है आर्गन है, खत्म बात। अगर पॉजिटिव वाले आते तो वो और पीछे आ जाते। क्लियर है, हाँ या ना? तो चाहे आप पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के हिसाब से करो, चाहे आप इस कंसेप्ट के हिसाब से करो, साइज ऑफ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर। जेड इफेक्टिव नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूँ? उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। किसके हिसाब से बोल रहा हूँ? उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से बोल रहा हूँ। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो ये कंसेप्ट एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर मैसेज पे, सॉरी पीरियोडिक मैसेज पे। क्लियर है, क्वेश्चन आता है इस पे से बच्चों। अच्छा ठीक है ना, दिख रहा है मेरे ख्याल से सबको? स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, फॉर्मूलेज देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलिए अब एक एक्सेप्शन और, डी ब्लॉक का। ये एक्सेप्शन बहुत खतरनाक है, खतरनाक नहीं है, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। डी ब्लॉक का एक्सेप्शन निकालो अपनी पीरियोडिक टेबल में। देखो फोर्थ पीरियड में जाओ, फोर्थ पीरियड में स्कैंडियम बन रहा होगा कैल्शियम के आगे। कैल्शियम तो पता है कहाँ मिलेगा पीरियोडिक टेबल में, उसके आगे देखो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक बन रहे होंगे 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के। जिसके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है निकाल ले कहीं पे, अगर हो बैग में, फोन में, कहीं पे भी निकाल के बैठो। फोर्थ पीरियड में जाओ, स्कैंडियम पे जाओ, जिंक तक देखो 10 एलिमेंट आ रहे होंगे। तो भाई है तो वो पीरियड वाइज पोटेशियम वाला पीरियड है, फोर्थ पीरियड है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये पूरी सीरीज चलती है एंड तक। ठीक है ना, हाँ या ना? तो उसी सीरीज का बीच का पीरियड उठा लिया मैंने, पीरियड वाइज हम बात कर रहे थे, तो उस पीरियड वाइज देखते हैं। हमें क्या पता है, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रेडियस क्या करती है? कम होती है। हमें क्या पता है, जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बता चुका हूं अभी मैं, और रेडियस कम होती है। यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं, एक्सेप्शन है तो दिखा रहा हूं भाई। तो डी ब्लॉक का एक्सेप्शन क्या है? एज वी मूव अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये थोड़ा छोटा लग गया, समझ जाइएगा, कुछ नहीं ये बता रहा है जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं, तो एज वी मूव अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहां से कहां पे? लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो एटॉमिक रेडियस शुड डिक्रीज, करनी चाहिए थी, बिकॉज या एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, क्योंकि ये कंसेप्ट हम बता चुके हैं, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है, रेडियस घटती है। बट इन 3D सीरीज फोर्थ पीरियड में आती है स्कैंडियम वाली, दिस ट्रेंड चेंजेस, ये वाला ट्रेंड बदल जाता है, रेडियस का घटना। तो अब होता क्या है, इन 3D सीरीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अप टू 5th ग्रुप। कौन से ग्रुप तक? 5th ग्रुप तक, मतलब मैंगनीज की बात कर दी इन्होंने। कहां तक? मैंगनीज की बात कर दी। असल में जब हम इस सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी एटॉमिक रेडियस 5th ग्रुप तक तो घटती है, बट देन बिकम्स कांस्टेंट, फिर उसके बाद क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट। कहां पर? वहीं पे आयरन, कोबाल्ट, निकल पे। किस पे हो जाती है? आयरन, कोबाल्ट और निकल पे। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, फिर क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। क्रोमियम, मैग्नीशियम भी लपेट, मैग्नीज भी लपेट लेता है, मेनली आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? क्या 3D सीरीज में ये एटॉमिक रेडियस पहले तो घटती है, कहां तक? मैग्नीज तक। जनरली जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो मैग्नीज तक ये रेडियस घटती है, और फिर ये कांस्टेंट हो जाती है। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, मेनली जो बिल्कुल हमें इक्वल मिलती है वो आयरन, कोबाल्ट और निकल की मिलती है। क्रोमियम, मैंगनीज से हमें वेरिएशन कम होना दिख जाता है कि घटनी चाहिए थी, पर बहुत ज्यादा घटती नहीं है, मात्र 10-5 पिकोमीटर का फर्क आता है, तो कुछ नहीं कंसीडर करते। तो क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल में तो ये जो रेडियस का कम होना है वो लगभग सेम रहती है, उसमें ज्यादा डिक्रीज नहीं होती रेडियस। और लास्ट में जाके, कहां पे जाके? लास्ट में, एल है ये, ठीक है ना? एट लास्ट इंक्रीजेज इन निकल, कॉपर एंड जिंक, और लास्ट में जाके यहां पर निकल, कॉपर और जिंक में ये अपोजिट ट्रेंड शो कर देते हैं, इंक्रीज हो जाती है रेडियस। हमने क्या पढ़ा? लेफ्ट टू राइट रेडियस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेफ्ट टू राइट रेडियस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बट जब हम 3D सीरीज में ये चीज ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये वाला फॉलो मैंगनीज तक तो दिख जाता है, मैंगनीज तक तो फॉलो होता हुआ दिख जाता है ये ट्रेंड डिक्रीमेंट वाला, बट जैसे ही मैंगनीज के आगे बढ़ते हैं हम लोग तो थोड़ी दिक्कतें आते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल में इन तीनों की रेडियस लगभग सेम हो जाती है,
और वहीं पे अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो निकल, कॉपर और जिंक में तो ये ट्रेंड ही उल्टा हो जाता है कि रेडियस तो बढ़ने लग जाएगी, रेडियस यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। क्लियर है? तो एक्सेप्शन ही हो गया हमारे अकॉर्डिंग। हम तो पीरियड में एक ही बात सोच के चल रहे थे, जेड बढ़ेगा रेडियस घटेगी, बट यहाँ पे तो सब तहस नहस कर दिया। चल मैं मानो मैंगनीज तक घटाई, पर यहाँ पे तो तुमने बर्बाद कर दिया पूरा ऑर्डर। यहाँ पे उन्होंने पहले क्या कर दिया, पहले तो सेम कर दिया, फिर उसको इंक्रीज कर दिया और तुमने उल्टा घटाने की जगह। तो ये तो ट्रेंड गलत हो गया। गलत नहीं है, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन की रीजन है वो समझा रहा हूँ मैं। क्लियर है? ऐसा हुआ क्यों होता है, एक्चुअल में वैल्यूज निकाली गई हुई है, डी एंड एफ ब्लॉक में पूरी टेबल बननी है, इनकी सबकी वैल्यू दे रखी है एटॉमिक रेडियस की। तो अब असल में ऐसा हुआ क्यों, उसका रीजन दे रहा हूं। ठीक है ना? तो अब भाई इसको रफ कर दूं मैं, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा। अब असल में अब यहां पे हुआ ऐसा क्यों, ये देखिएगा। ठीक है ना? तो मैंगनीज तक तो, फिफ्थ ग्रुप तक तो ये रेडियस घटी, फिफ्थ के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल में बराबर हो गई, फिर निकल, कॉपर और जिंक में बढ़ गई। इतना तो ध्यान रखो बस। क्या स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक घटी रेडियस, वही नॉर्मल ट्रेंड चला। मैंगनीज के आगे आयरन, कोबाल्ट, निकल में रेडियस कांस्टेंट हो गई, निकल के आगे निकल, कॉपर और जिंक में ये रेडियस बढ़ गई। तो ये ट्रेंड याद रखो। अब इसके रीजन दे रहा हूं। तो सबसे पहले हाँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज तक की ये बात है। ठीक है ना? यहां तक लगता है ये फॉलो करता है। तो मैंने इन तीनों को स्पेशली मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पे हमें रेडियस का डिक्रीमेंट बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से दिख जाता है। क्रोमियम, मैग्नीशियम में घटती है पर इतनी ज्यादा नहीं, बट स्टिल मानते हैं। ठीक है ना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये काम चलता है मैंगनीज तक, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करती है, एटॉमिक रेडियस घटती है। ठीक है ना? दूसरी बात, आयरन, कोबाल्ट, ये क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल की रेडियस कैसी हो जाती है, लगभग बराबर सी। और निकल, कॉपर और जिंक में ये रेडियस इंक्रीज हो जाती है। ये ट्रेंड है यहाँ पे रेडियस का, हमारे अकॉर्डिंग नहीं कि हर जगह घटेगी। अब यहाँ पे हुआ क्यों यूं, ये देख, ये इसका 3D का भरना है। देख मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, 3D 3, 1 2 3। क्लियर है? यहाँ पे 5 भी है, 6 भी है, 7 में, तो मैंने मैक्सिमम वाला बना दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई दिक्कत? एक और बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं 7। कोई दिक्कत? क्या बना सकते हैं, 7। एक सेकेंड रुकना, मैं थोड़ा पेंसिल थोड़ी छोटी ले लूँ, समझ में तो अभी आ जाएगा। इसका कलर ब्लैक है क्या? एक सेकेंड बच्चों, रुकना जरा। ठीक है ना? 7। कोई दिक्कत? हाँ या ना? और यहाँ पे तो 8 9 10 तो धुआं मचा देगा ये। 8 9 और 10 भरा सकते हैं आप। तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ पे थोड़े और बढ़ गए, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। बच्चों डी ब्लॉक में जब तक ये पेयरिंग नहीं होती है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोई पेयरिंग दिख रही है, कोई पेयर्स दिख रहे हैं इस वाले केस में? नहीं, सब अकेले अकेले बैठे बेचारे इलेक्ट्रॉन। कोई पेयरिंग हुई नहीं हुई। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन मानते हम वैसे कम होता है, बट यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो न्यूक्लियर चार्ज से कम होगा। ये रिपल्शन क्या, वही शील्डिंग है। ये क्या है, ये शील्डिंग, वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाता है, ये वही शील्डिंग है। तो पहले जब हम स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक जा रहे होते हैं तब कोई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, तो उस केस में बराबर न्यूक्लियर चार्ज जो हमारा न्यूक्लियस का कौन है, ये Z है। ये कौन है, Z है। ये कौन है, S है। तो ये Z हमारा डोमिनेट करता चलता है, कहां से कहां तक, स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक। तो कोई क्योंकि पेयरिंग नहीं होती इसमें रिपल्शन में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड जो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, रिपल्शन कम है, तो जिसकी वजह से Z इफेक्टिव बिल्कुल बराबर काम कर रहा है एटॉमिक रेडियस पे। तो वही लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी कम है यहाँ पे, तो न्यूक्लियर चार्ज आराम से डोमिनेट कर सकता है। और अगर ये डोमिनेट करा तो डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस घटेगी। तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक तो समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन कम है, पेयरिंग नहीं हुई है इलेक्ट्रॉन की, रिपल्शन कम है, तभी न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर गया। न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर गया तो रेडियस का कम होना तो तय है। तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक तो ये वाले कंसेप्ट फॉलो होते हैं। क्लियर है? अब बात आती है मैंगनीज के आगे, आयरन, कोबाल्ट और निकल की। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब में, इनमें क्या होता है केस, हमें पता है एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट। अब उसके रीजन है, तो इस केस में डेफिनेटली इस रिपल्शन में कुछ चेंज हुआ होगा कि वो इस न्यूक्लियर चार्ज को कंपनसेट कर दें। तो इस कंडीशन में बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन होता है वो इतना बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भर रहे हो अभी भी आप, तो इस रिपल्शन में इतना इंक्रीमेंट आ जाता है कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है आपका, उसको लगभग कंपनसेट कर देता है। तो वही लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन द अर्लियर। तो पहले वाले कंसेप्ट, मतलब पहले वाले जो स्कैंडियम से मैंगनीज के केस तक थे, उससे थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जिसकी वजह से ये रिपल्शन बढ़ता है और ये रिपल्शन इतना बढ़ जाता है कि ये न्यूक्लियर चार्ज को कंपनसेट कर देता है, लगभग बैलेंस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो कंपनसेट कर देता है किसको, न्यूक्लियस के चार्ज को, Z को। तो ये Z है और ये S है, तो लगभग Z और S बराबर हो गए, तो डेफिनेटली रेडियस पे कोई फर्क नहीं जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस कैसी हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। तो आयरन, कोबाल्ट और निकल में सबसे ज्यादा मेंशन होता है, आयरन, कोबाल्ट और निकल में ये सबसे ज्यादा दिखता है। क्लियर है क्या, इसके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और उसका न्यूक्लियर चार्ज लगभग कांस्टेंट हो जाता है, कंपनसेट कर देते हैं एक दूसरे को। तो रेडियस में कोई वेरिएशन नहीं आता और रेडियस लगभग बराबर हो जाती है। आयरन, कोबाल्ट और निकल में तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ही बराबर हो जाती है। क्लियर है, हाँ या ना। तो पहला केस समझ में आया, कौन डोमिनेट कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, रिपल्शन कम है। दूसरा केस, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए पर इतने भी ज्यादा नहीं बढ़े, तो कुछ बढ़ गए इलेक्ट्रॉन, पहले से के कंपैरिजन में कुछ बढ़ गए, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज को इन्होंने क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। और जैसे ही ये काम हुआ और इसके आगे और हम भरे इलेक्ट्रॉन निकल, कॉपर और जिंक में, तो इलेक्ट्रॉन बहुत हो गए बच्चों। जनरली D10 देखने को मिलता है आपको, कॉपर और जिंक में तो D10 देखने को मिलता है। मैं बना दे रहा हूं, कॉपर और निकल में तो D10 देखने को मिलता है। बस वो अलग बात है, कॉपर का क्या होता है 3D10 4s1 और निकल का क्या होता है 3D10 4s2। हमें तो D से मतलब है, S से इतना मतलब नहीं होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होगा कि इनका रिपल्शन ओवरकम कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज को। इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ओवरकम कर जाता है इसके एटम के न्यूक्लियस के चार्ज को, मतलब S डोमिनेट्स ओवर Z। तो डेफिनेटली जब रिपल्शन S डोमिनेट करेगा तो रेडियस तो बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हाई तो वो डोमिनेट करता है, और न्यूक्लियर चार्ज भले ही थोड़ा बहुत भी बढ़ा पर उससे इनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पे कोई फर्क नहीं आता। आपको लग रहा है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, हाँ कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होगा कि इनका रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया कि यहाँ पे जो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज है उसको तो ये कुछ समझ ही नहीं रहा है अपने सामने। ये रिपल्शन जो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, ये बढ़ते हुए न्यूक्लियर चार्ज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं, हाँ तू बढ़ता रहे मेरे को नहीं मतलब, मेरा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया, तू कुछ उखाड़ के दिखा दे मेरा। तो वही इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो गए कि इनका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतना हाई हो गया कि चाहे न्यूक्लियर चार्ज इनका बढ़ ही क्यों ना रहा हो, फिर भी ये रिपल्शन ही डोमिनेट कर जाता है इनके केस में। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो डेफिनेटली शील्डिंग डोमिनेट करेगी। एक मतलब से क्या मतलब, शील्डिंग डोमिनेट करेगी, और शील्डिंग डोमिनेट करने का मतलब आपको पता ही है रेडियस का बढ़ना, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z या Z इफेक्टिव। खत्म बात। तो ये था कंसेप्ट फॉर D ब्लॉक सीरीज या D सीरीज, वो भी 3D सीरीज। क्लियर है। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो घटता है, मैग्नीज के आगे आयरन, कोबाल्ट, निकल में लगभग बराबर, और निकल के आगे निकल, कॉपर और जिंक में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर देता है। सब कुछ इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ पे बीच के मीडियम है और यहाँ पे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और यहाँ पे कोई डोमिनेट नहीं कर रहा। खत्म बात। इस हिसाब से याद कर लें आप। तो ये एक्सेप्शन है जो हम लोग नॉर्मल पीरियड्स में देखते नहीं है। क्लियर है। तो अब बात आती है सर आपने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो अब हम इसका ऑर्डर कैसे याद करें। तो इसका ऑर्डर मैंने लिख दिया, उसके लिए ट्रिक बना दी है। अच्छी लगे तो भी ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो याद करनी है, आपकी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात आती है, ये सब चीजें देख ली, तो हमने एक ऑर्डर बना दिया इसके लिए याद करके रखने के लिए। तो रेडियस का ऑर्डर है बच्चों, स्कू, टी, वी, ये सारी चीजें हैं जो मैंने वहां पे बताया था। अब यहाँ पे उस निमोनिक को मैं थोड़ा बदल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रेडियस। क्या लिखा है मैंने, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, मतलब स्कूटी में जिंक बराबर है बट उससे हमें कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से याद कर लो, स्कूटी में, एक सेकंड रुकिएगा, स्कूटी में ऐसे लगा दिया, जिंक को हम जंग बोल देते हैं, जंग वैसे बराबर कोई नहीं। क्लियर है। स्कूटी में जंग वैसे बराबर कोई नहीं, स्कूटी फॉर स्कैंडियम एंड टाइटेनियम, में फॉर कुछ नहीं, जंग फॉर जिंक, वैसे फॉर वेनेडियम। क्लियर है। अब बराबर में हम क्या क्या ले रखे हैं, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और ऑलमोस्ट कॉपर ले लिया है। ये एक्चुअल ऑर्डर है, ठीक है ना, हाँ या ना। और कॉपर की ज्यादा हो गई, कोबाल्ट की उससे कम, निकल की उससे कम। असल में जब आप बुक्स में देखते हैं तो आयरन अप्रोक्सीमेटली टू कोबाल्ट अप्रोक्सीमेटली टू निकल, ये दे रखा होता है।
बट जो एक्चुअल वैल्यू है वो मैंने आपको लिख के दी है। असल में इन तीनों की बराबर हो जाती है मेन। क्लियर है में? हाँ या ना? तो असल में ये तीनों की बराबर हो जाती है, तो असल में कोबाल्ट निकल इसके बराबर ही होते बैठते हैं। बट जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बेसिस पे अगर हम पूरा लगाएं तो ये ऑर्डर बन के आता है। स्कूटी में जंग वैसे बराबर कोई नहीं, कोई दिक्कत। एक्चुअल में जो एक एक वैल्यू हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आती है। क्लियर है? बट उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आते रहोगे तो वहां से मैग्नीज तक तो घटाना आप, मैग्नीज से आगे आयरन कोबाल्ट निकल को बराबर कर देना और लास्ट में कॉपर और जिंक में इन्वर्स कर देना, कोई दिक्कत। जिंक बड़ी हो जाती है कॉपर से, हमारे अकॉर्डिंग जिंक छोटी होनी चाहिए थी कॉपर से। जिंक कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए थी कॉपर से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाता है तो जिंक बाद में पड़ता है, कॉपर पहले आता है। कॉपर का साइज बड़ा होना चाहिए, जिंक का साइज छोटा, बट नहीं है वो चीज़ें। अब सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो उनकी वैल्यूज देख देख के ये मैंने आपके लिए ऑर्डर लिख के ले आया हूँ, छाप दिया है। तो यहाँ से यहाँ घट रहा है रेडियस, आपको ये सारी वैल्यूज याद करनी है। स्कूटी में जंग वैसे बराबर कोई नहीं, खत्म बात। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये थे आपके बेटा अलोंग द पीरियड वेरिएशन और ये थे आपके एक्सेप्शंस। क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैंने अलोंग द पीरियड आपको क्लियर कर दी। और जनरली अपन नोटिस करते हैं सारे ऑर्डर्स लेफ्ट से राइट जाते हैं, ना कि राइट से लेफ्ट। हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ देखेगा। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? हमेशा जब भी हम ऑर्डर देखते हैं तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हैं। क्लियर है? अब बच्चों अगले सेशन में मैं बाकी का पार्ट कवर करता हूं। अब ये मैंने आपको पहला वेरिएशन अलोंग द पीरियड बता दिया। क्लियर है? पीरियड में किस तरीके से वेरिएशंस होते हैं और क्या क्या एक्सेप्शंस कैसे कैसे हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अब दूसरे पार्ट में अपन इस सेशन का मैं अगला पार्ट एक और बना देता हूँ अलोंग द ग्रुप, क्योंकि मेरे को सारी बातें करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शंस पूरे ऐसी हवा में उड़ा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो अगले सेशन में अपन वेरिएशन देखेंगे अलोंग द ग्रुप। इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अलोंग द पीरियड जो भी वेरिएशन थे सारी चीजें मैंने बता दी हैं, नोट आपको सारे बता दिए हैं विद एक्सेप्शंस, कौन कौन से किस तरीके से एक्सेप्शन कैसे होते हैं। डी ब्लॉक के आ गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, हाँ या ना, और नोबल गैस का आ गया। और वैसे कोई इतने बड़े एक्सेप्शंस नहीं है। मेरे ख्याल से डी ब्लॉक का आपको कुछ हद तक मैं समझ रहा हूँ आ गया होगा। अगर नहीं आया उसको एक दो बार सुनना, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डेफिनेटली आ जाएगा। ध्यान से सुनोगे मन लगा के तो डेफिनेटली आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करना कि रेडियस बढ़ गई, कहाँ चार्ज घट गया, ऐसा होता है बच्चों, देखा गया हुआ है, ऑब्जर्व करी गई हुई है सारी चीजें। ठीक है बच्चों? तो अगले सेशन में मैं आपके साथ वेरिएशन अलोंग द ग्रुप के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। तब तक बच्चों ढंग से पढ़ते रहना, और हाँ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को आपको जरूर करना है, दोनों चीजें। ठीक है ना? चलिए अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।